और आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर है महाजंग से जुड़ी, लेकिन जंग से पहले एक्सक्लूसिवली मैं आपको बताने जा रहा हूं 62 मिनट बाइडेन और पुतिन के दरमियान क्या बातचीत हुई। ये देखिए, दोनों के बीच बातचीत हुई। बाइडेन ने फोन उठाया और पुतिन को फोन लगाया। दोनों के बीच लंबी बातचीत चली। ठीक यूक्रेन और रूस के बीच जंग से पहले अमेरिका ने आकर पुतिन को क्यों फोन किया, ये आपको बताता हूं। 62 मिनट क्या बातचीत हुई दोनों के दरमियान, देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। बाइडेन ने फोन उठाया क्योंकि लगातार तनाव बना हुआ है, हालात बिगड़ रहे हैं। पुतिन चाहते थे कि आज बात ना हो, पुतिन चाहते थे कि दोनों के बीच सोमवार को बात हो, लेकिन हुआ क्या, बाइडेन ने जल्द कॉल पर जोर दिया और बाइडेन ने फोन लगा दिया। बाइडेन ने शनिवार को कॉल किया और बाइडेन ने पुतिन से लंबी चौड़ी बातचीत की। 62 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चली। लगभग 1 घंटा दोनों बातचीत करते रहे। सोचिए जरा क्या बात हुई होगी। बाइडेन ने पुतिन को सीधे सीधे वार्निंग दे दी। सबसे पहले बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दी, युद्ध के बारे में ना सोचे रूस। बाइडेन ने कहा, जोरदार कार्रवाई की धमकी दी कि बड़ी कार्रवाई होगी अगर युद्ध के बारे में सोचा। यूक्रेन पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह कहा बाइडेन ने। हमले की कीमत, रूस को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने बड़ी वार्निंग दी है, हमले का अंजाम खतरनाक होगा, जो बाइडेन ने कहा। यूक्रेन में फौरन तनाव कम हो, इसके लिए बॉर्डर से सैनिकों को वापस बुलाए पुतिन, यह कहा बाइडेन ने। यूएस खुफिया विभाग को हमले का शक है, अमेरिका को शक है कि पुतिन हमला कर सकते हैं यूक्रेन पर। रूस जल्द यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इस बात का शक है। और इधर बाइडेन ने बात की, उधर अमेरिकी सबमरीन यानी अमेरिकी पनडुब्बी रूस में घुस गई। ये देखिए जरा, ये सांकेतिक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें देखिए। अमेरिकी पनडुब्बी कैसे घुस गई। दरअसल रूस के समुद्री सीमा में अमेरिकी पनडुब्बी घुस गई और हड़कंप मच गया रूस में कि आखिर क्या होने वाला है। अमेरिकी सबमरीन, वो सबमरीन जो न्यूक्लियर से, परमाणु से चलती है, और इसलिए आपको बताऊं कि ये सबमरीन पकड़ से बाहर होती है। तो हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं अमेरिका और रशिया के बीच। कहा जा रहा है किसी भी वक्त जंग जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं और जंग दोनों के बीच हो सकती है। बस पहला वार कौन करेगा, यह बड़ी बात है। आपको बताऊं, ये जो सबमरीन है पनडुब्बी, रूसी इलाके में ये अमेरिका की घुसपैठ हुई है। घुसपैठ कुरील द्वीप के पास हुई है। ये कुरील द्वीप जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का इस पर कब्जा था। रूसी युद्धपोत ने चेतावनी दी सीधे सीधे सबमरीन को, इस पनडुब्बी को, पनडुब्बी से सतह पर आने को कहा कि पानी से बाहर आए। वो पनडुब्बी ने चेतावनी को अनदेखा किया। उसके बाद क्या हुआ कि रूस ने कड़ा रुख अपनाया। तब अमेरिका की जो पनडुब्बी थी, रूसी नौसेना ने विशेष कार्रवाई की, जिसके बाद अमेरिकी पनडुब्बी यहां से वापस लौटी जो रूसी समुद्री क्षेत्र में थी। रूसी समुद्री इलाके से वो वापस लौट गई। यूएस ने यानी अमेरिका ने इन आरोपों को जरूर खारिज किया है, लेकिन रूस का कहना है, यह हकीकत है, अमेरिका ने आरोपों को खारिज किया। अमेरिका की ये एंटी सबमरीन है और खुफिया जानकारी जुटाने में इसका इस्तेमाल होता है। अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। यह वजह है कि अमेरिका ने रूस में सबमरीन भेजी। यूक्रेन को हथियार दे रहा है अमेरिका। इसके अलावा 80 टन हथियार यूक्रेन अब तक पहुंच चुके हैं। 8500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका ने एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को दिए हैं, जिनमें TBT-2 ड्रोन यूक्रेन को सौंपे गए हैं। तो यह कुछ अब तक मदद कर चुका है अमेरिका। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका ने यानी जो बाइडेन ने सीधे सीधे ट्वीट कर कहा है कि वो यूक्रेन का साथ देंगे। क्या ट्वीट किया है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाइडेन ने साफ कह दिया इस फोन कॉल के बाद कि यूक्रेन रूस के मौजूदा हालात पर चर्चा की है। जो रूस से बात हुई है, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, अमेरिका ने कहा, और जरूरी कदम भी उठाएंगे। अगर रूस ने कुछ किया, यानी अमेरिका यह कह रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। अगर रूस आक्रामकता का रास्ता चुनता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, यह अमेरिका ने कह दिया है। तो आपने देखा क्या कुछ कहा बाइडेन ने। आइए अब आपको दिखाते हैं, जरा नक्शा देखिए, वो मैप देखिए, फुल स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा कहां पर यूक्रेन है और कहां पर रूस है। ये दोनों मुल्क पड़ोसी मुल्क हैं, रूस और यूक्रेन आपको इस नक्शे में नजर आ रहा है।
ये पड़ोसी मुल्क अब आमने सामने हैं। आइए अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिर रूस और यूक्रेन, नक्शे में आपने देख लिया क्या परिस्थितियां हुई, आखिर क्या हुआ जो दो देश आज आमने सामने हैं। लड़ाई की स्थिति बनी हुई है, जंग के हालात बने हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए वजह बहुत कम लोग जानते हैं, इसके पीछे वजह क्या है यह मैं आपको बता रहा हूं। यह है वजह। देखिए यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है वो रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है। नक्शे में मैंने आपको बताया, अगर आपने यह समझ लिया तो आप समझ जाएंगे लड़ाई के पीछे वजह क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं, ये तो सुन रहे हैं कि जंग के हालात बने, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जंग होने क्यों वाली है। दोनों देशों के बीच पहले तालमेल बेहतर हुआ करता था। 2014 की बात है, यूक्रेन की सत्ता में बदलाव हुआ। यूक्रेन की सत्ता में बदलाव हुआ तो पुतिन के जो करीबी थे विक्टर, उनकी सत्ता चली गई। इससे पहले रूस यानी पुतिन के करीबी विक्टर यूक्रेन में बैठे थे, उनकी सत्ता गई तो अब पुतिन के हाथ से यूक्रेन का कब्जा चला गया, यह समझिए। जिसके बाद रूस और यूक्रेन में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, टेंशन शुरू हो गई। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया और जो क्रीमिया पर कब्जा किया वो खबर राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक फैली थी। अब विवाद क्या है देखिए जरा, ताजा विवाद है नेटो में शामिल होने का। अब आप पूछेंगे नेटो क्या है, तो नेटो आपको बताऊं एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो कई देशों ने मिलाकर बनाया। 1949 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद यह नेटो बना। इसका मकसद क्या था नेटो का कि सोवियत संघ के दायरे को सीमित करना। और सोवियत संघ क्या है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ में रूस बड़ा हिस्सा था। अब इसी सोवियत संघ और रूस के दायरे को सीमित करना, यही नेटो का मकसद था और इसी नेटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन। यूएस ने यानी अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से नेटो को बनाया है। इसमें 12 देश हैं। फिलहाल नेटो में कुल 30 देश शामिल हैं। और आगे की क्या कहानी है कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की खबर आई कि यूक्रेन भी इसमें शामिल होगा। इससे सबसे ज्यादा नाराज हुआ रूस। उसे लगा कि मेरा पड़ोसी नेटो में शामिल हो जाएगा तो अमेरिका की पहुंच मुझ तक हो जाएगी। इसे मूव करेंगे आगे कि रूस ने सीमा पर सैनिक बढ़ाए, क्योंकि रूस नेटो के 3 देशों का पड़ोसी है और इनमें एस्तोनिया, लातविया, नॉर्वे की सीमा रूस से लगती है। और इसे मूव करेंगे, यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो रूस के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेटो देशों की पहुंच रूस के पास तक हो जाएगी। यह है सबसे बड़ी परेशानी की वजह। आइए अब आपको बताता हूं, समस्या आपको बता दी, लेकिन हालात क्या हैं ग्राउंड पर। यह देखिए सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है सैटेलाइट इमेज। ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे में, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यानी वो गाड़ियां लगातार यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दी गई हैं जो जिनमें हथियार है, जिसमें फौज होती है। ये पहली सैटेलाइट इमेज। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बॉर्डर से लगी हुई तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें ट्रूप्स और बाकायदा टेंट लगे हुए वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इक्विपमेंट्स हैं जिसमें हथियार भी शामिल है। तीसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, ये देखिए जरा, टैंक देखिए, रशियन टैंक 1 2 3 4। ये जो टैंक मैं आपको दिखा रहा हूं लगभग 6 से 8 टैंक, सैन्य टैंक हैं सीमा की तरफ जाते हुए, यानी यूक्रेन बॉर्डर की तरफ ये टैंक बढ़ रहे हैं। ये 6 टैंक, 7 टैंक आपको नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ 7 टैंक है। इस तरह के सैकड़ों टैंक यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। रशिया से जो इधर दूसरी जगहों पर डिप्लॉयड थे वो भी आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊं जो भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है। ये देखिए, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आ रही मिसाइल पर सीधे गिराने की ताकत रखते हैं, यानी यूक्रेन ने अगर कोई मिसाइल रूस पर दागी तो इसे वो गिरा देंगे। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिए गए हैं बॉर्डर पर। ये आप देख रहे हैं, इसे ढका गया है बाकायदा और इन्हें वहां लगा दिया गया है। जैसे ही अगर यूक्रेन हमला करता है, ये ऑटोमेटिक इससे मिसाइल निकलेगी और उस हमले को नाकाम कर देगी। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो पड़ोसी मुल्क जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें भी रूस ने अपना डिप्लॉयमेंट किया। ये जरा हेलीकॉप्टर्स मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये जो अगर एम्बियंस के साथ दिखाऊं, ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, रूसी आसमान में ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ये बता रहा है कि हालात कैसे बने हुए हैं। मैं अगला मैप दिखाऊंगा कि कहां कहां डिप्लॉयमेंट हो रखा है। अगर फुल स्क्रीन दिखाऊं, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा वो मैप, कहां कहां कौन। ये देखिए आपके सामने,
यूक्रेन आपको नजर आ रहा है, रूस नजर आ रहा है, बेलारूस आप देख रहे हैं ऊपर, बेलारूस पर डिप्लॉयमेंट हुआ है, क्रीमिया तक डिप्लॉयमेंट है, यानी रूस ने यहां अपने सैनिक हथियार तैनात कर दिए हैं, यहां पर वो ट्रेनिंग भी कर रहा है। ये सीधे सीधे मुश्किलें बढ़ाने वाला है यूक्रेन के लिए जो स्थिति बनी हुई है। ये जो आप नक्शा इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए रूस आपको नजर आ रहा है, यूक्रेन दिख रहा है, बेलारूस में, पोलैंड में, क्रीमिया में, यहां ये वो इलाके हैं जहां पर तैनाती हो गई है और ये सबसे ज्यादा टेंशन यूक्रेन की बढ़ा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें, कौन कौन से विमान हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। देखिए इस वक्त ये देख रहे हैं आप, ये जो विमान है बेलारूस में हवाई गश्त कर रहा है, इसका नाम है Tu-2253 बॉम्बर। ये बॉम्बर विमान है जो बम गिराते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ताजा तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं किस तरह बॉम्बर उड़ रहे हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, ब्लैक सी, काला सागर में युद्धपोत को बुलाया गया है नजदीक। यह बता रहा है कि न सिर्फ आसमान से, बॉर्डर से, बल्कि समुद्र से भी घेराबंदी करने की तैयारी है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा बाकायदा, ये देखिए अगर आप गिने लाइन से टैंक खड़े हुए हैं, ये टैंक जा रहे हैं, तोपें जा रही हैं, 1 2 3, ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक कतार है, लंबी कतार है जो लाइन से खड़ी हुई है, और ये सब दूसरी जगह रशिया में जहां थे इन्हें यूक्रेन बॉर्डर पर रूस भेज रहा है। इन ट्रकों पर टैंक लदे हुए हैं, वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा ट्रकों के काफिले की, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सैकड़ों ट्रक जो हैं जिन्हें आप देख रहे हैं लाइन से, ये सब यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरफ की आपने देख लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं रात की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये रात की ऊपर से ली गई तस्वीरें, ट्रक आपको नजर आ रहे हैं, एक साथ निकल कर जा रहे हैं ट्रक। ये ट्रक रूस के हैं जो यूक्रेन बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर, यूक्रेन ने भी तैयारी करी है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए देखिए जरा, ये है यूक्रेन की तैयारी, यूक्रेन की मिलिट्री तैयार है, उसने भी अपनी तरफ से देखिए अपने युद्ध अभ्यास भी कर रहा है लगातार, और किस तरह ये भी यूक्रेन भी रूस से लगे बॉर्डर पर अपने सैनिकों को भेज रहा है। ये एक तस्वीर, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरह से, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वॉर रिहर्सल चल रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अमेरिका का दावा है, अमेरिका खुफिया विभाग का दावा है कि 48 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने की ताकत रखता है। कैसे, आइए अब आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा है रूस ने, जो मैप के जरिए मैंने आपको दिखाया कि 3 तरफ से कैसे घेरा है। 1,30,000 सैनिक तैनात किए गए, यानी सोचिए 1.5 लाख से थोड़े कम, 1,30,000 सैनिक तैनात हैं। 100 यूनिट तैनात की गई हैं। इस्कंदर समेत खतरनाक मिसाइल तैनात की गई हैं। सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। T-72 टैंक तैनात कर दिए गए हैं। शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है इस वॉर से पहले। जंग अगर छिड़ गई तो सबसे खूनी जंग हो जाएगी, इसे माना जा रहा है। देखिए जरा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है। यूक्रेन के 15,000 सैनिकों की मौत हो सकती है। आकलन यह बताया जा रहा है कि जान माल का नुकसान जो होगा, यूक्रेन के 15,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। रूस के 4,000 सैनिकों की मौत हो सकती है जंग की परिस्थितियों में। 50,000 आम लोगों की मौत हो सकती है अगर यह लड़ाई होती है तो। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है, भारत के लोगों का कंसर्न यह है कि भारत क्या करेगा जंग की परिस्थिति में, भारत का रिएक्शन क्या होगा। भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा, भारत रूस के साथ खड़ा होगा इस जंग की परिस्थितियों में। अगर दोनों के बीच यूक्रेन, रशिया, अमेरिका ये अगर लड़ते हैं तो देखिए जरा हिंदुस्तान को क्या करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है कि भारत क्या करे। क्यों? क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। भारत किसका साथ देगा? तो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए रूस जरूरी है। क्यों जरूरी है रूस? उसके पीछे वजह है 60% हथियारों की रूस से खरीद करता है भारत। 60% हथियार रूस से आते हैं। लंबे समय से रूस से हथियार के सौदे भारत के बीच होते रहे हैं। और सुनिए, रूस एक तो हथियारों की वजह से जरूरी है, पुराना देश, पुरानी दोस्ती है, इसलिए जरूरी है। एक और बड़ी वजह है चीन। चीन से तनाव पर भी रूस अहम है, क्योंकि चीन और रूस दोस्त हैं। LAC पर चीन भारत में तनाव जारी है, सभी जानते हैं दोनों देशों के बीच किस तरह की स्थिति है। रूस के साथ चीन की नजदीकी बढ़ गई है, रूस और चीन में गहरी दोस्ती है, इसलिए भारत रूस को छोड़ नहीं सकता है।
इसलिए रूस के साथ भी भारत को रहना पड़ेगा, रूस को भी साध कर रखना पड़ेगा, न सिर्फ इसलिए क्योंकि हथियार खरीदते हैं, बल्कि इसलिए कि चीन और रूस की दोस्ती है और भारत ने अगर रूस से अपनी दोस्ती खराब की तो उसका नुकसान हो सकता है। अगली वजह, अमेरिका भी भारत के लिए जरूरी है। अमेरिका क्यों जरूरी है हिंदुस्तान के लिए? अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आज के दौर में भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पूरी दुनिया से छिपे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और भारत के बीच संतुलन की कोशिश भारत करेगा, यानी रूस और अमेरिका के बीच एक संतुलन हो, एक बैलेंस हो, यह कोशिश करेगा हिंदुस्तान। और आपको बताऊं, भारत किसी से रिश्ते खराब नहीं करेगा। भारत हरगिज नहीं चाहेगा कि रूस से रिश्ते खराब हो या अमेरिका से रिश्ते खराब हो। इसलिए आपको बताऊं, निष्पक्ष रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो निष्पक्ष रहे। यही सबसे बेहतर विकल्प होगा, किसी का साइड ना ले। इसका जो एक नजीर देखने को मिली, जो तस्वीर देखने को मिली, ये यूनाइटेड नेशंस में मिली। यूएन में यूक्रेन पर जब वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ। अगर उस वोटिंग में शामिल होता तो भारत यह दिखाता कि वो किसी के साथ खड़ा है, इसलिए वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। लेकिन तनाव पर जब चर्चा हुई यूएन में, जब यूक्रेन रशिया में तनाव पर चर्चा हुई तो भारत ने पक्ष जरूर रखा। और यह पक्ष रखना बताता है कि भारत ने शांति स्थिरता की अपील इस पक्ष रखने के दौरान की है। यह सबसे बड़ी बात है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे अगली खबर है हिजाब से जुड़ी हुई। हिजाब से कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वजह यह कि योगी आदित्यनाथ को शिकस्त देनी है, यह है सबसे बड़ी वजह। और योगी को हराने के लिए ओवैसी को सिर्फ और सिर्फ नया मुद्दा चाहिए था। अगली तस्वीर दिखाऊं तो ओवैसी को बैठे बिठाए हिजाब का मुद्दा मिल गया। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन हिजाब के मुद्दे के बहाने ओवैसी चाहते हैं यूपी में मुस्लिम वोट बैंक। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली को प्रधानमंत्री होना चाहिए या होगी भविष्य में। आइए अब आपको बताते हैं इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है। तो आपके सामने वो तस्वीरें, वो ग्राफिक्स में रखने जा रहा हूं, ये आपके सामने। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुस्लिम वोट की बड़ी लड़ाई है। सबसे पहले आपको बता दूं, ओवैसी के सामने मुस्लिम वोट की बड़ी लड़ाई है। हिजाब के नाम पर मुसलमानों को डराओ। ओवैसी ने कहा है एक दिन जो हिजाबी है, जो हिजाब पहनती है, वो प्रधानमंत्री जरूर बनेगी, हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने कहा, पहले आपको याद है ओवैसी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो किसी मुसलमान को होना चाहिए। ओवैसी ने कहा था कि 11% यादव तो अखिलेश सीएम बन सकते हैं, तो 19% मुसलमान तो आखिर सीएम क्यों नहीं हो सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या जवाब दिया? दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ओवैसी का सीधा मकसद है। योगी ने इस पर जवाब दिया। योगी ने कहा, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले, योगी ने कहा तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी इसे जल्दी से मूव करेंगे। ये बात गांठ बांध लें आज कि वो रहे या ना रहे, लेकिन भारत शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा, भारत संविधान के हिसाब से ही चलेगा। आज योगी ने जवाब दिया। उन्होंने आखिरी में लिखा, जय श्री राम। जरा सुनिए, ओवैसी ने पहले कहा मुसलमान सीएम हो, फिर अब कह रहे हैं हिजाबी पीएम हो। सुनिए जरा। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं ओवैसी के इस बयान के बाद बहुत सधे शब्दों में सोशल मीडिया पर ओवैसी को क्या जवाब मिला। देखिए, निखिल ने ओवैसी को जवाब दिया है
वो लिखते हैं हिजाबी डॉक्टर बन सकती है, जज बन सकती है, मूव करेंगे इसे, अध्यापक बन सकती है क्योंकि देश संविधान से चलता है। ओवैसी जो बात कह रहे हैं कि हिजाब वाली कुछ भी बन सकती है, उनका जवाब ये इसलिए बन सकती है क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है, इसलिए कोई भी कुछ भी बन सकता है। अभिषेक लिख रहे हैं कि कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, अपनी योग्यता से बने, हिजाब, टोपी, टीका और गमछा देखकर भारत के मुखिया नहीं बनते हैं। ये ओवैसी को जवाब दिया। अमन लिख रहे हैं मुस्लिम यूपी का सीएम हो, हिजाबी भारत का पीएम हो। ये कहना ओवैसी का। बताओ आखिर कौन सांप्रदायिक है। एक और शख्स ने ओवैसी को जवाब दिया। शादाब चौहान लिख रहे हैं चंद संविधान विरोधी नफरतबाज कुछ भी चाह लें। वो लिख रहे हैं देश एक है और एक रहेगा। रामवीर सिंह लिख रहे हैं कोर्ट की यूनिफॉर्म हो सकती है, जल्दी से मूव करेंगे इसे, डॉक्टर की यूनिफॉर्म हो सकती है तो आखिर तो पुलिस की यूनिफॉर्म हो सकती है। वो सवाल कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकती है। रामवीर सिंह लिख रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं ओवैसी के बयान के बाद उन पर सियासी हमले भी हो रहे हैं, वो सुनिए जरा। अफगानिस्तान, वहां तो बेटियां जिहाद को, अपने हिजाब को फेंक रही हैं और हिजाब को त्यागने के लिए आंदोलन कर रही हैं, और यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी धड़े और ऐसे कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन बेटियों को पढ़ाई से अलग करना चाहते हैं। उनकी बेटियों की स्वतंत्रता का जो हनन हमेशा से करते चले आ रहे हैं, उनको जिहादी गतिविधियों में लिप्त करने का इनका जो षड्यंत्र है वो अब सफल नहीं होने वाला। मैं ये चुनौती देता हूँ सारे मुसलमान मौलानाओं, मुल्लाओं और ओवैसी जैसे लोगों को, मुस्लिम लड़कियों को मस्जिद में आने का अधिकार दीजिए ना, अपने साथ नमाज पढ़ने का अधिकार दीजिए ना, उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा। और आइए बात करने जा रहे हैं इलेक्शन की। देश का सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश और दूसरे चरण का चुनाव सोमवार को है, दूसरा राउंड और सबसे बड़ा मुकाबला ये आप कह सकते हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। सबसे पहले आपको बताऊंगा चुनाव कहां होने, जरा जल्दी से मैं मैप डालूं, वो दर्शकों को बताऊं जो दूसरी जगह पर रहते हैं उनको बता रहा हूं मैं। मैप डालिए इस पे जल्दी से। मैप ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं। ये जो पीला पोर्शन आप देख रहे हैं लाल नक्शे में, ये वो इलाका है जहां पर उत्तर प्रदेश के इन 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होने। आइए आपको बताता हूं कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगने वाली है इस चुनाव में। जल्दी से ग्राफिक्स दीजिए जरा। ये वो चेहरे, योगी की टीम, योगी से सुरेश खन्ना है, शाहजहांपुर सदर से मैदान में सुरेश खन्ना, और मंत्री रहे हैं, मंत्री हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं सुरेश खन्ना। अगला बड़ा चेहरा है धर्मपाल सिंह का, राज्य सरकार में फिलहाल मंत्री हैं और आंवला सीट से मैदान में है। तीसरा चेहरा आकाश सक्सेना, रामपुर में आजम खान से टक्कर है आकाश सक्सेना की। आइए आपको दिखाते हैं वो 3 और चेहरे। आजम को जेल पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। अखिलेश यादव यानी सपा की तरफ से कौन कौन से कैंडिडेट हैं? आजम खान, रामपुर से कल इनकी सीट पर वोटिंग होनी है, फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। अगला नाम जो है जो किस्मत आजमा रहे हैं अब्दुल्ला आजम, रामपुर स्वार से मैदान में है अब्दुल्ला आजम और आजम खान के बेटे हैं। अगला नाम धर्म सिंह सैनी, नकुड़ से सपा के उम्मीदवार हैं धर्म सिंह सैनी, चुनाव के समय बीजेपी छोड़ सपा में गए थे। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है, सोचिए जरा। आजम खान, कल आजम खान की सीट पर चुनाव होने हैं। आजम खान फिलहाल जेल में है, पूरे देश की नजर है कि आजम खान के साथ क्या होगा। 2 साल से जेल में है, रामपुर के लोग वोट देंगे या नहीं। लेकिन आजम खान के सामने कौन खड़े हैं, तस्वीर दिखाऊं जरा मैं। आजम खान के सामने खड़े हैं काजिम अली, ये तस्वीर आप देख रहे हैं काजिम अली की। अब सोचिए काजिम अली क्या आजम खान के सामने बड़ी चुनौती होंगे, कौन है वो और आजम खान के सामने कितनी बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं, देखिए जरा। ये आपके सामने आजम बनाम काजिम हो रहा है। आजम खान रामपुर सीट से सपा के उम्मीदवार हैं, काजिम कांग्रेस की सीट से रामपुर की सीट पर उम्मीदवार हैं। सपा के गद्दावर नेता हैं आजम खान, तो काजिम बीएसपी में रहे, अब फिलहाल कांग्रेस में है काजिम।
आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान पर आरोप है, लेकिन काजिम पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। रामपुर से सांसद रहे आजम, तो काजिम जो है नवाब परिवार से आते हैं। 9 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान। काजिम 4 बार विधायक रह चुके हैं। यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम खान। काजिम भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। सपा के टिकट पर आजम खान जीतते रहे हैं। काजिम कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। यह है दोनों का तारुफ। लेकिन आपको बताऊं, काजिम पिता हैं और काजिम के बेटे आजम खान के बेटे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बाप बेटा बनाम बाप बेटा की लड़ाई है। यह है आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम, ये भी जेल में थे, कुछ वक्त पहले बाहर आए। इनके सामने काजिम के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊं जरा मैं, दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा हैदर की। हैदर चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम के सामने। तो आइए, क्या हैदर आजम खान के बेटे के सामने किसी तरह का चैलेंज पेश कर पाएंगे या नहीं, देखिए जरा। तो आजम के बेटे यानी अब्दुल्ला बनाम हैदर हो रहा है। एक तरफ आजम खान के बेटे को आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ हैदर को देख रहे हैं। रामपुर स्वार से सपा के उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला, और हैदर अपना दल से एनडीए के उम्मीदवार हैं। अपना दल यानी बीजेपी की गठबंधन सहयोगी और पहला मुस्लिम कैंडिडेट है बीजेपी गठबंधन का, आपको बताऊं, हैदर के रूप में। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, और जो आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं काजिम, उनके बेटे हैं हैदर। 2017 में काजिम खान को हराया था, यानी हैदर के जो पिता हैं उनको अब्दुल्ला आजम 2017 में हरा चुके हैं। अब वो आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं। बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ रहा है 2022 में। अब पिता की हार का बदला लेना मकसद है हैदर का। आज अब्दुल्ला जेल में थे, फिलहाल जमानत पर रिहा हुए हैं। हैदर बेदाग छवि, नवाब परिवार से आते हैं, और 2017 में पहली बार अब्दुल्ला विधायक बने। हैदर अभी तक विधायक नहीं बने हैं। फर्जीवाड़े में विधायकी गई अब्दुल्ला आजम की, और हैदर पर कोई गंभीर इल्जामात और आरोप नहीं है। अब्दुल्ला ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, हैदर लंदन से पढ़ाई करके आए हैं। इसके साथ ही अब्दुल्ला की मां राज्यसभा सांसद, और हैदर की मां 2 बार सांसद रह चुकी हैं। पिता रामपुर से सांसद हैं अब्दुल्ला के, हैदर पिता 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो आइए, इसके अलावा आपको बताएंगे, इसे मूव करेंगे। आइए अब आपको बताता हूं 2017 का नतीजा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 2017 में कौन कितने पानी में था इन 55 सीटों में जिन पर वोटिंग होनी है सोमवार को। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गए हैं ग्राफिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2017 का नतीजा है। इन्हीं 55 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। बीजेपी के पास इन 55 में से 38 सीटें थी। 55 में से 38 सीटें बीजेपी के पास थीं। आपको बताऊं, 55 में से 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थीं। कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई थी, और बसपा को 55 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी। यह है आंकड़ा 2017 का, यानी बीजेपी की सबसे ज्यादा स्टेक्स इन 55 सीटों में से दांव पर रहने वाले हैं, यानी 38 पर बीजेपी थी 55 में से। तो इस बड़े चुनाव पर, रिपब्लिक भारत पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख पाएंगे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।